बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर झंडा है तो युवा मोर्चा उसका डंडा है। सर, अभी मोदी जी का विजन है सब जगह 400 पार। ये जो 400 पार का नारा है ये किसी भी संगठन या पार्टी का नारा नहीं है। ये सही मायने में गरीब के सर पे पक्के छत की गारंटी है, ये गरीब के भरपेट खाना खाने की गारंटी है, ये महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को सशक्त करने की गारंटी है, ये भारत को विकसित बनाने की गारंटी है। और हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। सो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉजिटिव टॉक्स में। और आज का कॉन्वर्जेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का कॉन्वर्जेशन एक युवा नेता, एक युवा पॉलिटिशियन के साथ है जो मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है। वो है तेजेंद्र सिंह तिवाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, पॉजिटिव टॉक्स में आए। मतलब इट्स लाइक आपके बारे में बहुत सुना है, लाइक आपने इतने सारे मोर्चा किए हैं, आपको मोर्चा किंग भी कहा जाता है। लाइक ऑन वी हैव जस्ट हर्ड कि जब उद्धव जी की सरकार थी तब आपने शिवसेना भवन के सामने भी मोर्चा किया था। हाँ बिल्कुल। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे सर। पर पहले एवरीवन हैज़ अ जर्नी बिहाइंड। सब लोग का एक ग्राउंड लेवल से एक जर्नी होता है। आप आज बीजेपी युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो। सो उसके बारे में आप वहाँ का कैसे पहुँचे, आपके जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पॉलिटिक्स एक करियर के नाते मेरे लिए कभी विकल्प नहीं था। ओके। मेरे दादाजी इंडियन नेवी में सर्व करते थे, लेफ्टिनेंट कमांडर। तो समहाउ आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय ग्रैंडफादर्स सर्विस फॉर द नेशन। मेरे पिताजी माताजी दोनों ने पिछले कई सालों से उन्होंने समाज की सेवा की, लोगों के लिए विविध तरीके से कार्य किए। चाहे किसी का वाटर गटर मीटर का इशू हो तो उन्होंने सॉल्व किया। तो छोटी उम्र से ही, कम उम्र से मैंने मेरे घर के अंदर ही पिताजी और माताजी को लोगों की सेवा करते हुए देखा। ओके। एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तब एक मुझे लगता है 50-55 साल के एक महिला, वो अपने छोटे बच्चे के साथ में मेरे पिताजी के ऑफिस में आकर वो फूट फूट के रोने लगे। और उनका ऐसा एक इशू था पर्सनल कि मैं अभी पॉडकास्ट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई वॉज टच्ड विद दैट इशू। उस दिन से आज तक मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी लोगों की सेवा करूंगा, इसलिए एक समाज की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। सो ये बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, इतना हाई पोस्ट में आप कैसे पहुँचे? मतलब अपने बीजेपी के लिए किस तरह से बीजेपी इतने हाई पोस्ट के लिए इलेक्ट करती है, या किस तरह से काम करती है? देखिए, बीजेपी में कभी भी कोई हाई पोस्ट नहीं होता। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। हाँ, पद को नाम विविध जवाबदारी को दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा जो यूथ विंग है हमारे बीजेपी के मुंबई का, तो उसका अध्यक्ष पद की जवाबदारी ये मुझे दी गई है। ओके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ग्राउंड लेवल में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के अध्यक्ष का भी काम किया है अपने बहुत ही यंग एज से। जब वार्ड अध्यक्ष का कार्य आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप जमीन से जुड़ जाते हो, लोगों से जुड़ जाते हो, संगठन से जुड़ जाते हो। युवा मोर्चा इज अ लर्निंग पीरियड। ये जो आपका युवा मोर्चा का टर्म है, आपको हमारे वरिष्ठ जो नेता है उनका मार्गदर्शन मिलता है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी की छत्र छाया मिलती है। कि बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर झंडा है तो युवा मोर्चा उसका डंडा है। तो इस तरीके से हम सब कार्यकर्ता युवा मोर्चा के उतर के काम करते हैं। लेकिन आपका जो सवाल मुझे था कि आप इतने बड़े पोस्ट में कैसे पहुंचे, तो कई वर्षों से एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह, चाहे वो विविध उपक्रम करना हो, चाहे विविध कार्यक्रम करना हो, चाहे युवकों को बड़ी संख्या में जोड़ना हो, चाहे अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना हो, ये सभी फील्ड में मैं स्वयं और मेरे साथ में कई ऐसे मुंबई के युवा कार्यकर्ता हमने उतरकर बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा कार्य किया। इसलिए पार्टी की लीडरशिप ने एक चॉइस किया कि तेजिंदर तिवाना योग्य है इस पद के लिए, तो जवाबदारी मुझे दी गई है और मुझे पूरा
एक अभिमान है अपने आप पर कि युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते मैंने और मेरी टीम ने मिलकर पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छे कार्य किए समाज के लिए, और आंदोलन भी समाज के कंटकों के विरोध में हमने किया। वाह सर, मुझे भी गर्व है कि एक बीजेपी का इतना निष्ठावान कार्यकर्ता का मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ। सो बेसिकली सर, अभी मोदी जी का विजन है सब जगह 400 पार, 400 पार, तो ये 400 पार करने के लिए बीजेपी के युवा किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आपका सिस्टम वर्क कर रहा है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को कहा कि भारत में सिर्फ 4 ही जातियां, किसान, गरीब, महिला और युवा। जब मोदी जी हम युवाओं के बारे में इतनी चिंता करते हैं, इतने व्यस्त होने के बावजूद, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपना योगदान मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में दें। ओके। ये जो 400 पार का नारा है, ये किसी भी संगठन या पार्टी का नारा नहीं है। ये सही मायने में गरीब के सर पे पक्के छत की गारंटी है, ये गरीब के भरपेट खाना खाने की गारंटी है, ये महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी है, ये युवाओं को सशक्त करने की गारंटी है, ये भारत को विकसित बनाने की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इसलिए 400 पार का नारा ये प्रत्येक भारतीय के उज्जवल भविष्य का नारा है। सो बट सर, आपके ऑपोजिशंस है जो वो कहते हैं कि 400 तो इज लाइक एन इम्पॉसिबल नंबर टू रीच। सो व्हाट रिप्लाई और व्हाट आंसर यू वुड गिव टू देम? सी, even the last time in 2019 the opposition was saying the same, because उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं। ऑपोजिशन खाली बैठी है, ना लोगों के कार्य में कुछ योगदान दे पा रही है। सिर्फ मोदी जी के जो भारत के 10 वर्षों का सुवर्ण ये जो अपना कार्यकाल है, उसमें अड़चन डालने का काम ऑपोजिशन कर रही है। सही मायने में पिछले बार भी जो उम्मीद थी उससे दुगनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस बार भी मोदी जी मन के साफ है, भारत को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जनता समझदार है और भारत को विकसित बनाने में मोदी जी का साथ देंगे, और 400 पार से भी ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी और महायुति एनडीए की हमारी आएगी जी। सर, हाल ही में हमने मिहिर कोटेचा जी, जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले कैंडिडेट है बेसिकली, सो उनका भी हमने पॉडकास्ट लिया था। सो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस एरिया को बीजेपी का किला माना जाता है, बीजेपी का एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर में, चाहे वो मुलुंड विधानसभा हो, चाहे घाटकोपर विधानसभा हो, चाहे शिवाजी नगर मानखुर्द हो, चाहे विक्रोली हो, चाहे भांडुप हो, तो मैंने व्यक्तिगत प्रवास किया है लोगों के बीच में इतने वर्षों में, और मैंने ये ध्यान किया कि चाहे हमारे व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर घर विजिट करना हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोगों के समस्या, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड हो, बीएमसी से, चाहे पुलिस स्टेशन में उनकी मदद करना हो, तो हमारे कार्यकर्ता ये जिले में यानी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सक्रिय रूप में लोगों तक पहुंच पाए। चाहे मनोज कोटक जी जो हमारे वर्तमान में सांसद है, उनके माध्यम से कार्य करना हो, तो गली गली में लोगों का काम हुआ है, लोगों की समस्याओं का निवारण हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं समर्थन ये नॉर्थ ईस्ट जिला में बड़ा है, और उसका सबसे बड़ा लाभ जो मोदी जी के हमारे काम है, योजनाएं हैं, उपक्रम है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीब तबके के लिए हो, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो, तो मोदी जी के जो सही मायने में अच्छे काम है, कार्य है, उसका लाभ ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है पूरे मुंबई में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लाभार्थी है वो बढ़ चढ़कर आने वाले 20 तारीख को हिस्सा लेंगे, और मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिहिर कोटेचा जी को दुगनी मार्जिन से जीता करना है। सो बेसिकली सर, ये पूरा जो नेशनल पॉलिटिक्स अभी जो इलेक्शन है, ये बेसिकली एक नैरेटिव तो है कि ये मोदी जी के लिए लड़ा जा रहा है, बट पर्सनली मिहिर कोटेचा जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाउ इज ए लीडर एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जहाँ मैं खुद रहता हूँ, तो यहाँ मिहिर कोटेचा जी का किस तरह से व्यक्तिगत उनका काम है, या उनके बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? मिहिर कोटेचा जी एक जमीनी स्तर के नेता है, जिन्होंने संघ के साथ में जुड़कर उस समय से
अपने ये समाज सेवा के कार्य की शुरुआत की। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक आमदार के रूप में आपको दिख रहे हैं। मीर कोटेचा जी सही मायने में इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ और हमारे आदर्श है, हमारे नेता है, क्योंकि उन्होंने भी युवा मोर्चा अध्यक्ष पद की जवाबदारी संभाली थी पूरे मुंबई में एज अ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई बीजेपी। तो जमीनी स्तर से उन्होंने सीखकर उन्होंने अभ्यास करके लोगों के कार्य कैसे करते हैं, संगठन कैसे चलाया जाता है। तो ओवरऑल ही इज 100% बेस्ट पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। या बेसिकली सर उनके साथ जब पॉडकास्ट किया था सो उन्होंने उनकी कहानी बताई थी कि उनका पहला बीजेपी के लिए जो काम था वो बूथ जाके जो कार्यकर्ता काम करते बीजेपी के उनके लिए पूरी भाजी के पैकेट्स बांधना, फिर राम मंदिर की शिलाएं घर घर लेके जाके फिर तो दैट वाज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे लगता है वो कहानी भी लोगों तक पहुंची होगी तो लोगों को भी लगा होगा कि हमारा जो नेता अभी हम चुन के देने वाले हैं, वोट डालने वाले हैं, ही इज़ द परफेक्ट लीडर और हमारी तकलीफ हम उनके पास लेके जा सकते। मैंने मीर जी का वर्किंग स्टाइल देखा है कि जब भी उनके कार्यालय में, देखो लोग आपको वोट क्यों करोगे, आप वोट क्यों करेंगे, उसमें एक चॉइस होती है लोगों की। तो लोग ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर मैं इसको मत दूं तो ये मेरे लिए कभी भी फोन पे अवेलेबल होगा क्या, एक्सेसिबल होगा कभी मैं जाऊंगा तो क्या। तो ये बहुत जरूरी है कि सामने वाला कैंडिडेट जो आप जिसको मत देने वाले वो आपके ट्रस्ट फैक्टर को जीत सकता है कि नहीं। और मीर जी ने एक आमदार के रूप में जब मुलुंड में काम किया तो ये उन्होंने साबित कर दिखाया, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि हूं, एक अच्छा नेता हूं, एक अच्छा कार्यकर्ता हूं। मैं जब भी उनके कार्यालय में गया हूं तो कुछ ना कुछ नए उपक्रम जिसमें सिर्फ लोगों के रास्तों के, गटर के, कचरे के, ब्रिजेस के ऐसे सब समस्या दूर तो करते ही है, इसको छोड़कर भी जो मोदी जी की योजनाएं आते हैं वो घर घर जाके कैसे पहुंचाना जिससे लोगों को लाभ हो, ये मीर कोटेचा जी जैसे युवा नेता ने किया है। इसलिए मुझे उन पर अभिमान है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार भी उनके लिए उभर कर आ रहा है। और ऐसे ही व्यक्ति जो लोगों का काम कर पाए, जो ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का विकास कर पाए, ऐसे व्यक्ति की इच्छा है लोगों की कि ऐसा व्यक्ति चुनकर आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोगों की इच्छा शक्ति है उससे पूरी ऊर्जा से मीर जी दुगने मार्जिन से आने वाले दिनों में चुनकर आने वाले हैं। सो सर बेसिकली आज आपके जो ऑपोजिशंस है मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, आपको क्या लगता है किस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं या क्या आपके खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव वी कैन से सेट किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो भारत में लड़ाई दो ही मुद्दों पर है। या तो आप देशद्रोही कांग्रेस को वोट करिए या तो देशभक्त भारतीय जनता पार्टी को। अब देशद्रोही क्यों, मैं उसका प्रमाण आपको देता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते हैं। एक तरफ यही महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस मंत्री असलम शेख, जिस व्यक्ति ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, ऐसे याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए क्षमा याचिका मांगते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एडवोकेट उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाया। तो आप ही सोच सकते हो कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है, देशद्रोहियों की पार्टी कौन सी है और देशभक्तों की पार्टी कौन सी है। सो इन इस नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपके ऑपोजिशन है वो जो मुद्दे लेके आ रहे हैं आपके खिलाफ कि यू आर ट्राइंग टू पोलराइज थिंग्स, बीजेपी इज ट्राइंग टू पोलराइज पॉलिटिक्स यूजिंग इट, एंड वो सारी चीज़ें के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही उदाहरण दूंगा आपको। जब पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते एक योजना निकालते हैं, आयुष्मान भारत। अब ये योजना का लाभ चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, डेफिनेटली सभी के लिए होता है, वो सभी समाज के लिए होता है। सबसे बड़ा उदाहरण जब मोदी जी हमारे नेता है, वो हमें सिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हम ये पोलराइजेशन के पीछे क्यों जाएंगे? राइट। ये पोलराइजेशन के झूठ और ये षड्यंत्र करने का काम ये ऑपोजिशन का है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। तो ये मराठा से बहुजन को लड़ाएंगे, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। यही काम इनके पास बचा है। विकास का एजेंडा इनके पास है ही नहीं, ना कभी आज तक विकास किया।
विकास का एजेंडा सिर्फ मोदी जी का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, और हम विकास के एजेंडा पे वोट मांगते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी नीति है, और हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। कहीं ना कहीं मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, दे आर टॉकिंग अबाउट सम लैंग्वेज बैरियर्स और लैंग्वेज का मराठी एंड सो व्हाट इज़ दैट बेसिकली, वो उस चीज़ पे आपका क्या कहना, मतलब वो लैंग्वेज के बीच में सेपरेशंस कर रहे हैं, सो दैट इज़ राइट? इट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट टू स्प्रेड दिस फॉल्स न्यूज़ एंड टू स्टार्ट दिस फॉल्स प्रोपेगेंडा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और मैं तो देशवासी अभी समझदार हो गए हैं, ये सब फंसने की इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। कितना भी फंसाने की ट्राई करे ये कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे के सेना के सभी नेता, लेकिन हमारी जनता समझदार हो गई है। हमको मिलकर एक होकर भारत को विकसित कैसे बनाया जाए 2047 में, उस एजेंडा पे चलना चाहिए। इसमें सभी का फायदा है, इसमें सभी का लाभ है, ये जनता समझ चुकी है। इसलिए मोदी जी के पीछे पीछे उनके आह्वान पर जनता भारत को अपलिफ्ट करने में, भारत को विकसित बनाने के लिए चल चुके हैं, चाहे उसमें कोई भी समाज का व्यक्ति हो। तो ये कितना भी फॉल्स प्रोपेगेंडा करे, ये सब इनका कचरे के डब्बे में जाने वाला है। ऐसा कोई वाद नहीं है, हम सब एक है और हम भारत को विकसित बनाने में एक दूसरे का साथ देंगे। सो बेसिकली बिकॉज अभी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मोदी जी ने ये भी घोषणा की है कि एवरी स्टेट वाइज जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें भी आप डॉक्टर्स की डिग्री ले सकते हो, आप इंजीनियर की डिग्रीज ले सकते हो। तो तभी ये सब जब मोदी जी कर रहे, फिर भी हम जब लैंग्वेज बैरियर्स की पॉलिटिक्स लोग करते हैं, जो रीजनल पार्टीज करती है, सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। एंड यू एंड मी बीइंग अ यूथ, वी शुड ऑलवेज अपोज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। We can never support this type of false propaganda. Because एक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम स्कूल में थे तब इंग्लिश बोलना बहुत कंपलसरी था। बेसिकली इट इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, बट जिनको इंग्लिश बराबर नहीं आता था तो उन पे लोग सेपरेशन करते हैं, तुम एक साइड के हो, हिंदी बोलने वाले अलग साइड के हैं। तो ये उससे अच्छा हम तो रीजनल लैंग्वेज हम सब एक साथ आए और भारत के बारे में सोचें। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, आई फील सो। एकदम सही बात आपने कही, और मैं भी चाहूँगा कि जो भारत का युवा है वो ये सब भाषा प्रांत की राजनीति से ऊपर उठकर आए और अपना योगदान हमारे भारत देश के अंदर कैसे भारत को विकसित बनाया जाए, कैसे उसको विश्व गुरु बनाया जाए, उसमें अपना योगदान दे। यही अपील आपको और मुझे एज अ युवा भारत के सभी युवाओं से करनी चाहिए। सो बेसिकली माय पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट टेकिंग भारत टू अ पॉजिटिव वे। We all are with you. Sure, thank you sir. So basically आप मुंबई के प्रेसिडेंट हो युवा मोर्चा के। So मुंबई के जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि उज्जवल निगम हो गए, एंड देन मीर कोटेचा जी हो गए, पीयूष गोयल जी हो गए। पीयूष गोयल जी इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब ऑफ ऑल, मतलब मंत्री में इतना उन्होंने काम किया है, एंड उसको जो बिजनेस का नॉलेज है, स्टार्टअप्स का नॉलेज है, तो उनके बारे में आपका कैसा, मतलब हर कैंडिडेट के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मैं सही मायने में आपको सच बोलूं तो हम सब भाग्यशाली है, क्योंकि मैं भी उत्तर मुंबई का रहवासी हूँ, नॉर्थ मुंबई का। मलाड विधानसभा से, बॉर्न एंड बॉट अप इन मलाड। पीयूष गोयल का एक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूँ और उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें पीयूष गोयल जी जैसे एक अच्छे व्यक्ति कैंडिडेट के तौर पे मिल रहे हैं, एक समझदार व्यक्ति और एक अनुभवी व्यक्ति। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने 10 साल 15 साल जो मोदी जी के साथ में काम करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविध योजनाएं का लाभ लोगों तक पहुंचाया, हर समाज के व्यक्तियों तक पीयूष जी ने मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर। तो जब वो हमारे घर का सदस्य बनने जा रहे उत्तर मुंबई का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में उत्तर मुंबई का विकास होगा, और हम युवाओं को विकास ही चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पीयूष जी इज द राइट पर्सन who will bring development, यानी उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। Wow, so basically you're already getting a minister in Mumbai North. Yes. वो जो 400 पार का जो नारा है, अभी पूरे इंडिया में जो इलेक्शंस के वोटिंग्स का हम परसेंटेज देख रहे हैं, that is falling somewhere. बेसिकली ये एजेंडा बन गया कि मोदी आने वाले, इसलिए वोट करने की ज़रूरत नहीं। मतलब व्हाट इज़ बिहाइंड यू? आई थिंक वी हैव टू टेल द यूथ कि मोदी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जैसे भी है, बट वी हैव टू गो एंड वोट बिकॉज दैट इज आवर राइट। आई एग्री विथ यू कि वोटिंग परसेंटेज तो कहीं कहीं कुछ एरियाओं में कम हुआ है, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
यस कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो हम जज नहीं कर सकते until the 4th June रिजल्ट्स आउट। बट एज अ यूथ इट शुड बी आवर ड्यूटी, ये हमारी जवाबदारी होनी चाहिए कि हम सभी से अपील करें, और खास करके युवा अपने अपने खुद के एरियाज में वोटिंग के दिन पे बाहर निकलकर टेबल्स लगाकर घर घर जाकर लोगों से हाथ जोड़ के विनती करें कि ये आपका नैतिक अधिकार है, तो आप कृपया करके मतदान करने जरूर आइए। कौन से पार्टी को करना है, किसको करना है, दैट इज नॉट द पॉइंट, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये मुद्दा है। भारत के अंदर जब चुनाव होते हैं तो ये 55-50% से बढ़कर ये कम से कम 90% क्रॉस करे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिकॉज वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जब इलेक्शंस होते तो त्यौहार की तरह मनाया जाता है। सो मेरा यही कहना है सारे यूथ को भी, मेरा भी पर्सनली और आपने भी अभी, कि वोट करने तो ज़रूर जाना चाहिए। सो कमिंग टू मुंबई पॉलिटिक्स, की आपके ऑपोजिशंस कहते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की राजनीति हो रही है। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट दैट? ये तो इनका मुद्दा पिछले कई सालों से था। जब भी मुंबई में चाहे लोकसभा चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव आते हैं, चाहे नगर सेवक चुनाव आते हैं, हर चुनाव में ये ऑपोजिशन वाले यही लोगों को भड़काते, झूठा नैरेटिव लोगों के माइंड में डालने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि हम मुंबई में क्या विकास हमने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में किया। इन्होंने तो लाशों के ऊपर के कब्र के जो बॉडी बैग्स है उसका भी पैसा लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। इतने निचले स्तर पे ऐसे ऑपोजिशन पार्टीज उतर चुके हैं। एजेंडा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्स नैरेटिव लोगों के माइंड में डालना है, और कहीं ना कहीं जो हमारे एक समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनको भड़काने का काम चुनाव के पहले हर वर्ष, चाहे वो कोई लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर सेवक हो, इतना ही काम इनके पास बाकी रह गया है। जहां सही मायने में मुंबई का विकास करना था वो छोड़कर नाइट लाइफ और पेंगुइन का विकास करने के पीछे ये छोटे मोटे चिट्टूर नेता पड़े थे। साहब जब अभी पेंगुइन का जिक्र कर रहे हो, सो बेसिकली इट इज बीन सेड टू उद्धव बाला साहब ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सो he is the युवा face of Shivsena UBT party. So what is your call on that? I mean, he is that capable or? I will just give one example कि मेरा व्यक्तिगत मानना और पूरे भारत देश का होगा कि राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे, ये दोनों जो अपने पार्टी के नेता हैं, इनके स्वयं के पार्टी के, इनको जीवन में राजनीतिक जीवन जो इनका है ये सोने की थाली में परोसकर मिला है। एक व्यक्ति को आलू से सोना निकालना है, दूसरे व्यक्ति को मुंबई करों के पैसे से पेंगुइन पालना है, ये इनकी परिस्थिति है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक साधारण से छोटा कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज। सो सर मुझे पता चला आपने जो मोर्चा किया है, जो रामनवमी का मोर्चा किया, उस पर आप पे बहुत केसेस भी हुए हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या व्हाट इज दैट? बिल्कुल, मलाड में मालवनी नाम का एक एरिया है जहां बहुत सारे शांति प्रिय समाज के लोग रहते हैं। तो जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो अचानक कुछ ऐसे समाज के खिलाफ के जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति पूरे झुंड में बाहर निकल के राम जी की मूर्ति पे पत्थरबाजी करने का काम करते हैं। ये जो समस्या है ये पिछले कई वर्षों से मालवनी जैसे एरिया में देखने मिलती है मुंबई के अंदर, कि हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाता है और उनको खदान के बाहर निकाला जाता है अपने अपने घरों से, ताकि वो अपना घर इतना परेशान किया जाता है कि वो घर बार छोड़कर बेचकर कहीं और चले जाए। ये इशू ये पूरे मुंबई का इशू है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मानखुर्द में भी जब ईशान्य मुंबई जिला के कैंडिडेट मिहिर कोटेचा जी की वहां पर रथ यात्रा जाती है तो यही शांतिप्रिय समाज के लोग उस पर पत्थरबाजी करते हैं। तो सही मायने में छत्रपति शिवाजी नगर आज मानखुर्दिस्तान बनता जा रहा है।
और मैं आस पड़ोस के जो हमारे परिसर है उनके रहवासियों से निवेदन करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि आप सतर्क हो जाइए इसके पहले कि अपना परिसर भी मानखुदिस्तान ना हो जाए। सो सर, आपके मोर्चे तो एकदम वाइब्रेंट होते हैं। मैंने जब उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार थी तब आपने सबसे बड़ा मोर्चा किया था शिवाजी सेना भवन में, राइट? तो उसके बारे में क्या था, मतलब व्हाट वाज दैट मोर्चा फॉर? तो हम सब युवा कार्यकर्ता बड़े आक्रोश में आ गए थे जब ये उद्धव सेना के पोपट संजय राउत ये हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति को एक तरीके से चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं वो जमीनी घोटाला कर रहे हैं। जब आप खुद राम भक्त अपने आप को बोलते हो, आप स्वयं हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हो और आप सनातन धर्म की ही बेइज्जती कर रहे हो, सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हो, तो ये आक्रोश हमने मिलकर सभी युवाओं ने सेना भवन पे दिखाया और हमने आंदोलन किया कि संजय राउत के खिलाफ, संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की जाए कि उन्होंने हिंदुओं के सभी सनातनियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इसलिए हम सब युवा पूरी ऊर्जा के साथ में बिना डरे, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे उनके खुद के सेना भवन के ऊपर, हम सब युवा हिंदुत्व के लिए हमने उनको ललकार लगाई। सर, जो सबसे बड़ा काम 500 वर्ष का जो इंतज़ार किया है हम सभी हिंदुओं ने, सभी भारतवासियों ने, मैं कहूँगा, राम मंदिर का, जो 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग थी और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या उत्सव था? देखिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हजारों ऐसे कार सेवकों के बलिदान के बाद, हजारों राम भक्तों के प्रयासों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम लल्ला अपने घर पर आए। और उसको ये पूरे जो प्रक्रिया को, इसका साक्षी बनने का मेरे जीवन में मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और ऐसे करोड़ों भारतीय भी अपने आप को भाग्यशाली मानते होंगे कि हम उस एक पीरियड में हम जन्मे हैं कि जब हमें ये सौभाग्य देखने मिला, राम जी का अपने घर फिर से लौटना। ये सभी के लिए था, मतलब वो दिन तो लोग टीवी पे जो चिपके हुए थे, मतलब उस दिन एक दिवाली का डेट चेंज हो गया था, आप समझ लीजिए, उस दिन हम सबके लिए दिवाली। वाह सर, अभी ये नेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल इलेक्शंस चल रहे हैं। सो बेसिकली जो नेशनल इश्यूज जो नरेंद्र मोदी जी और उनके आपके पूरे बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो 2019 में दिया था, 370 हटाना, सीए लागू करना, ये सब पूरे हो रहे हैं। सो ये 370 का भी जो आइडिया है उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि यू हैव टू गिव ए क्लैरिफिकेशन। और जो अपोजिशन आप पे नैरेटिव फैलाने की कोशिश करती है कि ये गलत है, कश्मीर में अभी भी दंगे चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कश्मीर अब एक विकसित कश्मीर बनने के राह पर चल चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा कि एक 370 के पहले ऐसी स्थिति थी कि वहां पर वाल्मीकि समाज का एक युवा भी, जिसने पीएचडी भी किया है, लेकिन वो कोई बड़ी जगह पे नौकरी नहीं कर पाता था, वो कहीं ना कहीं साफ सफाई के काम में उसको लगाया जाता था। लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है कि वाल्मीकि समाज का भी एक व्यक्ति वो मोदी जी के 370 हटाने के बाद भी अच्छी नौकरी कर सकता है, चाहे वो सरकार के कामों में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं स्टार्टअप्स, कहीं बिजनेस में फायदा हुआ, कहीं युवक निकल के नया व्यापार करे, और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो एक कश्मीर के टूरिज्म में। आज हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ ग्राफ टूरिज्म का ये कश्मीर का इतने सालों के अंदर के कंपैरिजन में हुआ है। G20 भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर का चेहरा बदल रहा है। ये लोगों के मन में जो झूठा नैरेटिव डाला जा रहा था, जो पत्थरबाजी होती थी, ये सब बंद हो चुका है और लोगों का विश्वास धीरे धीरे मोदी जी पे भी कश्मीरियों का बनते जा रहा है। और अभी कश्मीरी जी अपने स्वयं को कैसे विकसित करे, कैसे खुद को डेवलप करे, उस दिशा में चल चुके हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं और वो अपने परिवार के साथ में खुद भी विकसित हो रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी का कमाल है। 370 हटाने के बाद ये परिवर्तन इनके जीवन में आया है। वाह सर, सो जो ये जो इलेक्शन है, लोगों को किस मुद्दों पर
ध्यान में रख के वोट देना चाहिए, व्हाट आर द मेन एजेंडाज, और जो भारत के जो मेन विकसित पॉइंट्स है उसको दिमाग में रख के सोच के इलेक्शन में वोट देने जाना चाहिए। तो व्हाट इज दैट एजेंडाज एंड दैट पॉइंट्स? एजेंडा बहुत क्लियर है। एक तरफ 2014 के पहले का जो 60-70 साल का ये कांग्रेस का काला कार्यकाल, जहां पर भारत इतने वर्षों तक पीछे हो गया, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, ऐसे अनेक स्कैम्स कांग्रेस पार्टी के लीडरों द्वारा किए गए। आज 2014 के बाद अगर आप आंकड़े स्टडी करो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो, चाहे समाज के हर वर्ग के लिए, किसान गरीबों के लिए हो, चाहे हमारे भारत की आर्मी के लिए हो, तो बहुत सारे ऐसे फंड के प्रोविजन के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से आज भारत की परिस्थिति वो बदलती दिख रही है। चाहे वो जीडीपी में हमारा ग्रोथ हो, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इस रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। एक छोटा उदाहरण आपको दूंगा कि पहले एक समय था कि हम खुद स्वयं अपने गाड़ी से जाते थे और कचरा दरवाजे के बाहर, गाड़ी के विंडो की ग्लास नीचे करके, या आपने बॉटल पानी का पिया हो, या आपने वेफर्स का जो रैपर हो, या कुछ बिस्किट का रैपर हो, तो आप उठा के बाहर डाल देते, जैसे कि हमारा खुद भारत माता ये कचरे का डब्बा है। लेकिन परिवर्तन कैसे लाते हैं वो व्यक्ति के अंदर है। कांग्रेस की भी सरकार थी 70 साल पहले, लेकिन 2014 के बाद ही क्यों ऐसा हुआ कि मोदी जी ने लोगों से मन टू मन कनेक्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके एक अपील की कि हमको कचरा नहीं डालना चाहिए, हमको स्वच्छ भारत के एजेंडा पे चलना चाहिए। ये परिवर्तन लोगों के मन में आया कि हमारा जो प्रधान सेवक है यानी नरेंद्र मोदी जी, वो हमसे कुछ मांग रहे हैं तो हम सब भी उतर के देंगे। तो हम छोटे से छोटा 5 साल का आपका बच्चा भी हो, तो आज अगर घर के माँ बाप भी अगर कचरा बाहर फेंकते तो उनको रोकते हैं, और उनको रोका जाता है कि स्वच्छ भारत हमें रखना चाहिए। वैसे ही एक और बड़ा उदाहरण दूंगा जिससे परिवर्तन आया भारत देश में। जब एम्बुलेंस किसी एक सीरियस पेशेंट को लेके मुंबई जैसे शहर में निकलती थी, या पूरे भारत के कोई भी शहर का उदाहरण है, तो ऐसे बिजी ट्रैफिक के अंदर भी लोग कहीं ना कहीं उनको रास्ता नहीं देते थे कि पेशेंट पहुंच जाए। आज मोदी जी की अपील के बाद इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मैंने स्वयं अनुभव किया, आपने भी किया होगा, कि जब भी कोई एम्बुलेंस या इमरजेंसी व्हीकल पीछे से आती है और जैसे ही सामने वाले ड्राइवर को उसके बारे में जानकारी मिलती है, वैसे वो अपनी गाड़ी साइड में लगाकर उन्हें जाने देता है। ये परिवर्तन है, ये थॉट्स का परिवर्तन है। तो विकास के साथ साथ ये थॉट्स का परिवर्तन आना भी एक विकसित देश के लिए बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ने इतने वर्षों के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाया है, आज भारत की जनता वो रिजल्ट देख के उनको वोट करेगी। ये लाभार्थी जिनको व्यक्तिगत लाभ मिला है, हर एक का बैंक अकाउंट खुलवाया जिसके के बैंक अकाउंट नहीं थे, तो ये सभी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, सब बड़ी तादाद में बाहर निकल के मोदी जी के विकसित भारत के एजेंडा पे भारत में सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को चुना कर लाएंगे और मोदी जी को फिर तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मेरा सोच है। डेफिनेटली जो माइंडसेट मोदी जी ने बदला है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकता है। बेसिकली ही हैज़ बीन कनेक्टेड विद पीपल सो वंडरफुली। और एक बहुत, हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ये डिजिटल इंडिया तो मुझे लगता है मैंने तो 2014 के बाद ही जो डिजिटल इंडिया है, जो इंटरनेट का जो प्राइजेस जो कम हुए हैं, उसकी वजह से हम भी आज कंटेंट क्रिएशन कर पा रहे हैं। और मुझे मोदी जी का एक और चीज़ बहुत ही बोलते ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है कि उन्हें मुद्दे पता होते हैं, किस तरह से कनेक्ट करना है लोगों के साथ। बेसिकली राइट नाउ इन रिसेंट टाइम्स कंटेंट क्रिएशन के अवार्ड्स मोदी जी ने घोषित किए थे। समथिंग वेरी यूनिक। या वेरी यूनिक। तो बेसिकली किस तरह प्राइम मिनिस्टर, या सो दैट इज समथिंग ही नोज हाउ टू कनेक्ट। ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यस। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों की हर वर्ग की, चाहे वो टैटू आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसान हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने तौर से क्या सोचता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसे क्या चाहिए, वो देने का काम ऐसे प्रधानमंत्री। बेसिकली he has made a video with the gamers. या सो बेसिकली उन्हें पता है कि किस तरह से हमें यूथ के साथ जुड़ना है। एंड ऐसे यूथ में बातें होती है कि मोदी जी इज़ अ वेरी गुड मार्केटर। उसने जिस तरह से लक्षद्वीप को भी कुछ चंद फोटो में उन्होंने पूरे मालदीव्स को हिला के रख दिया। आज भी मालदीव्स कहती है कि इंडियन टूरिस्ट प्लीज कम एंड आपकी टूरिज्म पे हमारा दिन चल रहा है। आई विल करेक्ट दैट अ बिट। तो आपने जैसे बोला मोदी जी बहुत ही अच्छे मार्केटिंग एक एजेंट या मार्केटर है,
मतलब युवा में बात करते हैं तो उसमें करेक्ट करूंगा, मोदी जी की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग उनके पोस्ट से भी इंस्पायर हो जाते हैं। दिस इज द राइट वर्ड यार। सो हम भी शुभकामनाएं ज़रूर देते हैं कि वो आए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर एंड इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड टुडे थैंक यू सो मच सर, आप भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो युवा लोगों के बीच में ना एक आई थिंक स्लाइट कन्फ्यूजन है वोट करने के लिए कि बीजेपी बीइंग सच ए स्ट्रॉन्ग पार्टी टुडे, फिर भी बीजेपी के साथ इतने अलग अलग पार्टी जॉइंट हो गए, जैसे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, अजित सर की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई। सो लोग शायद कहीं कंफ्यूज है कि हम किसे वोट करें, क्या वोट, मतलब देयर इज लाइक इन कन्फ्यूजन गोइंग इन महाराष्ट्र, नॉट इन इंडिया में तो क्लियर है मोदी जी को जिताना है, बट महाराष्ट्र कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है कि हम किसे वोट करें, क्या मतलब। एक अभी रिसेंट आपको बताता हूँ, एक मतदार रिसेंट का इलेक्शन में देयर वाज नॉट अ कमल का चिन्ह का आई थिंक वॉच का था, मतलब राष्ट्रवादी का साइन था। सो कमल का चिन्ह नहीं था, इसलिए मैंने वोट नहीं किया। दिस वाज द आइडिया ऑफ दैट वोटर। सो बेसिकली आई थिंक ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्यों ऐसा। नहीं, मुझे लगता है ये सब गिमिक्स ऑपोजिशन ही करवाती किसी को अपने कार्यकर्ताओं खड़ा करके इसके नैरेटिव। लेकिन जब हम महायुति जिसको बोलते हैं शिंदे जी के नेतृत्व में, अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो एक कार्यकाल काला वाला जो विकास आघाड़ी का जो 2.5 साल का था, उसमें मुंबई महाराष्ट्र के जो डेवलपमेंट के काम है, जो विकास के काम है, वो सभी ठप पड़ गए थे। उसके बाद शिंदे जी आए, एक मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ देने, उप मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता, वो उनका समर्थन करते हुए भारत के अंदर जो महाराष्ट्र एक की स्टेट है, तो महाराष्ट्र को कैसे नंबर 1 पे फिर से लाया गया, ये एक बहुत बड़ा एक संघर्ष ये दोनों नेताओं ने मिलकर किया। उसके बाद अजित पवार जी हमारे साथ जुड़ गए। तो ये जो महायुति बनी है, ये महायुति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के आगे के पिक्चर को लेकर महाराष्ट्र को कैसे विकसित किया जाए और उसमें किस किस लोगों की मदद ली जाए, तो वो सोचकर बनाई गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी भी अपने आप में एक अच्छे नेता है, उनकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है महाराष्ट्र में, उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका सुनकर काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे ही एनसीपी के हमारे अजित पवार जी है, जिनका प्रभाव कई क्षेत्रों में है। जब ऐसे 3 धुरंधर लीडर्स अगर एक साथ में जुड़ जाए तो महाराष्ट्र का विकास निश्चित है, और इन्होंने कर दिखाया। देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी और हमारे अजित पवार जी के आने के बाद महाराष्ट्र जो पीछे नंबर में 3, 4, 5 रेटिंग में गिर गया था, फिर से फर्स्ट नंबर पे लाने का काम, और डबल इंजन स्पीड में, कि भारत के यूनियन गवर्नमेंट में ऊपर दिल्ली में बैठे मोदी जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी की ये डबल इंजन की सरकार ने फिर से जो ठप पड़े डेवलपमेंट वर्क को, काम को शुरुआत कराई। इसलिए कहीं ना कहीं महायुति के अंदर जनता को लाभ हुआ है, सही ना कहीं। और ये जो आपने सवाल पूछा कि लोग जब भी वोटिंग करने जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो एक कंफ्यूजन दूर करने हेतु हमारे कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और हम लोग मोदी जी के लिए वोट मांगते हैं। कि और खास करके आज आप देखो तो मनसे के हमारे नेता राज ठाकरे साहब ने भी मोदी जी के कामों को देखकर बिन शर्त समर्थन दिया। वैसे ही एकनाथ शिंदे जी भी स्टेज पे खड़े होकर लोगों से अपील करते, मोदी जी को फिर से हमको तीसरा प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी के विकास के काम और उनका विकास का एजेंडा से सभी संतुष्ट हैं और सब उनको बिलीव रखते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो भारत को विकसित 2047 तक लेके जाएंगे। मुंबई में क्या उदाहरण दूं तो मुंबई में 3 सीट्स ये भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स लड़ रहे कमल निशान पर, और 3 सीट्स ये एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है धनुष्य बाण पे, उस पर हम लड़ रहे। बराबर। लेकिन जब चाहे वो धनुष्य बाण का कैंडिडेट हो, चाहे वो कमल निशान का कैंडिडेट हो, जब हम घर घर जाते हैं, हमारे भी कार्यकर्ता जाते हैं, महायुति में लड़ रहे साथ में काम करते हैं, तो हम घर जाके लोगों को समझाते हैं कि आपका वोट ये मोदी जी को जा रहा है, मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। तो कंफ्यूजन वहीं पे स्पॉट पे हम दूर करने का काम करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि विकास के लिए आप कमल निशान के साथ हो,
लेकिन धनुष्य बाण को भी वोट करना यानी हमारे साथ महायुति में आना यानी मोदी जी को वोट करने के बराबर है। तो ऐसा समझाकर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, मुंबई में हम घर घर जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। सो सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट एज अ बीजेपी युवा मोर्चा मुंबई प्रेसिडेंट, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, आज के यंग वाइब्रेंट और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको? देखिए, आज के माहौल में मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आपने, खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स ने 2014 के पहले का जो कांग्रेस का काला काल था भ्रष्टाचार का, चाहे वो 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम और अलग अलग स्कैमों के माध्यम से कांग्रेस ने भारत देश को कहीं ना कहीं पीछे करने का काम किया, ये काला कार्यकाल इन्होंने नहीं देखा। क्योंकि 2014 के जो युवक है, उस समय वो 10-12 साल की उम्र के लोग, तो कहीं ना कहीं ये जो युवक है वो समझते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं ये तो उनका काम ही है, ये तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि नया क्या कर रहे हैं। तो ये उनके मन में एक सही मानसिकता, इसका बदलाव हमको करने की जरूरत है। सही मायने में आपको दोनों का डिफरेंस, कि कांग्रेस के टाइम में भारत देश किस तरीके से बर्बाद हो रहा था और मोदी जी के 2014 के बाद का ये सुनहरा काल, इसके बारे में जो स्टडी हमको युवाओं को करानी चाहिए। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को ये लोकसभा का चुनाव है, यानी कि हमारे भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, ये उसका चुनाव है। तो फिर एक बार सभी आप स्वयं भी वोट करिए, लेकिन अपने मित्र, परिवार, आस पड़ोस के सभी वोटर्स को आप 20 तारीख को सुबह 6 बजे से ही निकालकर आप शाम तक खुद स्वयं एक मोदी जी के कार्यकर्ता के तौर पे, एक भारत के सच्चे देशभक्त के तौर पर आपको स्वयं उतरना है और युवकों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, परसेंटेज बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम हम युवाओं का है। ये अपील मैं उनसे करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में इच्छा है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित बने, तो आप भी 20 तारीख को बड़ी संख्या में वोटिंग करें और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी वोटिंग कराएं। ये मेरी अपील सभी युवकों से है। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए एंड सच एन वाइब्रेंट एंड बहुत कुछ युवाओं को सीखने मिलेगा आपके काम से। सो थैंक यू सो मच सर एंड मैं चाहूँगा कि आगे भी आप पॉडकास्ट में आए और आपका विजन आप शेयर करें। एनी टाइम। थैंक यू सो मच।